नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार पार्थ एकेडमी में। तो आज मैं फिर लेकर आ रहा हूं केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला को। और आज इस श्रृंखला में हम पढ़ने वाले हैं मॉक 12 को। मॉक 11 में आपको अभी तक पढ़ा चुका हूं। इसमें हम लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों देख रहे हैं और हर सेशन में टॉप 20 क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। इन क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपसे इनके कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करता हूं ताकि आने वाली एग्जाम्स आप इजीली बना पाओ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आवर्त सारणी। आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे पीरियोडिक टेबल। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी यहां से देखने को मिलते हैं। तो केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आवर्त सारणी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी तक मैं इसका आपको एक पार्ट पढ़ा चुका हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका मॉक 12 यानी आवर्त सारणी का भाग 2। इस पार्ट 2 में मैं टॉप 20 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास की शुरुआत होगी कल के होमवर्क वाले प्रश्न से। आपको मैंने एक होमवर्क दिया था और इस होमवर्क में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था और इस क्वेश्चन में आप लोगों ने इसका सही जवाब मुझे दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट सेशन से था, मॉक 11 से। यहां पूछा गया था कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्ती फलन होते हैं, यह आप लोगों को बताना था। आवर्त नियम मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि मेंडलीव और मोसले के आवर्त नियम क्या क्या होते हैं। तो अगर हम आवर्त नियम को देखें तो मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम में यह बात कही थी कि यहां तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आप सभी इस बात को लिख लें। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यहां परमाणु भार को इन्होंने अपना आधार माना था। यानी आप यहां पर देख सकते हैं कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मास। ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों ने एटॉमिक नंबर इसका रॉन्ग हो जाएगा। एटॉमिक मास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब मुझे दिया था। चलिए, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर यहां मेंडलीव की जगह पर मोसले जी आते तो मोसले के आवर्त नियम में आपको क्या बताना था? मोसले के आवर्त नियम में यह बात बोली गई थी कि अगर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण देखें हम लोग, तो यह किसके आवर्ती फलन होंगे या पीरियोडिक फंक्शन होंगे? तो ये उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। यानी यहां पर मोसले अगर आता तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता। तो उम्मीद है आप लोगों को काफी अच्छा लग रहा होगा और ये सेशन का आप लोग आनंद ले रहे हैं। तो आज हम लोग मॉक 12 का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे, यहां पूछा गया है कि इनमें से कौन आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। आपको बताना है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार किसे, या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये इसका आधार क्या था। आप सभी को मैंने बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देने वाले वैज्ञानिक थे हेनरी मोसले। और हेनरी मोसले के द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया गया था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आधार बनाया गया था, यह आधार बनाया गया था परमाणु क्रमांक को लेकर, या परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर को इसका आधार माना गया था। और इसी आधार पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका निर्माण किया गया। यानी इसका मतलब होता है कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित ढंग से जमाया गया। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले के द्वारा बनाया गया था। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार किसको कहेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। इसके पहले मैंने आप लोगों को अलग अलग वैज्ञानिक पढ़ाया, जिसमें डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया, वही न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, और मेंडलीव ने आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसका निर्माण किया। और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोसले के द्वारा किया गया। पर इसके पहले मेंडलीव, डोबेराइनर और न्यूलैंड का जो आधार था वर्गीकरण का,
वह आधार परमाणु भार हुआ करता था और इसके चलते काफी कमियां यहां पर आने लगी थी। तो चलिए इन कमियों को भी हम लोग आगे देखेंगे। इसका सही जवाब हम लोगों ने बी यहां पर चूज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को लाइक जरूर किया करें। आप लोग भूल जाते हैं शायद, आप लोगों को ये सेशन कैसे लग रहे कमेंट बॉक्स में बताना भी है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के लिए है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत धनात्मकता चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहां आप लोग देख पा रहे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन ही मैंने आप लोग यहां पर इंक्लूड किए। आप लोग देख रहे हैं विद्युत धनात्मकता क्या होता है। दो टर्म होते हैं, विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत धनात्मकता। एक कोई टर्म होता है जिसे हम लोग विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं और कोई तत्व हो जाए विद्युत धनात्मक होता है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता को हम विद्युत ऋणात्मकता के नाम से जानते हैं। वही अगर हम लोग यहां देखें तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद हम लोग ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन, और भी कई सारे तत्व हैं जो आगे यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यही अगर हम लोग विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहां हो जाता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी। अगर हम लोग इसका एडवर्स देखें विद्युत धनात्मकता या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण किया जा रहा है, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता, और इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धनात्मकता के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग आवर्त सारणी में देख लीजिए, आवर्त सारणी आप लोगों ने यहां पर देखा है, तो पीरियोडिक टेबल में मैं आप लोगों को यहां जानकारी देने वाला हूं कि पीरियोडिक टेबल में ये वाले जो भाग होते हैं यहां हम लोग इसे हम लोग एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग एस ब्लॉक के यानी कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को एस ब्लॉक। वही अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की, अगर हम लोग पी ब्लॉक की बात करें तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर यहां पी ब्लॉक आ जाता है, पी ब्लॉक आ जाता है। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के सभी एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग डी ब्लॉक को देखें तो डी ब्लॉक आ जाता है ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के सभी ग्रुप आ जाते हैं डी ब्लॉक में। यानी किस ब्लॉक में आ जाएंगे, डी ब्लॉक में। ये आप लोगों को याद रखना है। वही अगर हम लोग लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की बात करें तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड यहां पर आप लोगों को ये दो सारणियां दिख रही होगी। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ये दोनों एफ ब्लॉक के एलिमेंट माने जाते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट माने जाते हैं। आप लोगों को यहां पर जानकारी हुई होगी कि समूह 1 और 2 एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वही समूह 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। वही समूह अगर हम लोग देखें 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट तो इन्हें हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। वही अगर हम लोग लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की बात करें तो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जब हम लोग ट्रेंड यहां पर लगाते हैं आवर्त सारणी का, तो यह आवर्त सारणी का बायां भाग होगा, यानी इसे हम लोग लेफ्ट पोर्शन या बायां भाग भी बोल सकते हैं। वही अगर हम लोग इस वाले पोर्शन की बात करें तो यह आवर्त सारणी का दायां भाग माना जाता है, राइट पोर्शन। यहां हम लोग इसको देखेंगे। अगर हम इसको डिस्कस करें तो बायां भाग और दायां भाग ट्रेंड कैसे लगवाए जाते हैं, आवर्तिता यहां पर हम लोग देखेंगे। तो अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जाएं, अगर बाएं भाग से दाएं तरफ जाएं तो काफी चीजें हैं, काफी आवर्तिता और काफी कैरेक्टर है जो बदलते हैं। और इन्हीं में से हम लोग परमाणु आकार, परमाणु की त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी जिसे हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता और मेटालिक प्रॉपर्टी, कई सारे आवर्तिता यहां पर आते हैं, इन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि अगर हम लोग बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, यहां पर विद्युत धनात्मकता चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो बाईं तरफ रहने वाले जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं समूह 1 और 2, ये बहुत अच्छी मेटल मानी जाती है, क्योंकि और मेटल वो होगी, धातुएं वे होती है या वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले तत्व विद्युत धनात्मक तत्व माने जाते हैं। तो जब हम बाएं से दाईं तरफ जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता का गुण घटेगा या घटता है, डिक्रीज करेगा, वही विद्युत ऋणात्मकता का गुण बढ़ता है। तो यहां पर हम लोग समझ रहे हैं कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह घटती है। यानी आप लोगों को सही जवाब देना है ऑप्शन नंबर
बी। आज के सेशन में इसी तरीके के आप लोगों को ट्रेंड लगवाना है जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर से नीचे आने पर आवर्तिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, किस समूह के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी ट्रांजिशन मेटल किसे कहेंगे, यहां पर पूछा गया है। तो आप सभी को यहां पर पता होना चाहिए जो संक्रमण तत्व होते हैं वो सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट के तत्वों को हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहा जाता है इन्हें संक्रमण तत्व, इसका प्रमुख कारण, अगर हम लोग डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट समूह नंबर 3 से लेकर समूह नंबर 12 तक शामिल किए गए हैं और समूह 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट, आप अगर इसे डायग्रामिक देखना चाहें तो आप डायग्रामिक समझ लीजिएगा कि यहां समूह 3 से लेकर अगर हम इसको देखें तो समूह 3 से लेकर यहां समूह 12 तक ये सभी एलिमेंट को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्व के नाम से जानने का प्रमुख कारण होता है कि इनके अंदर परिवर्तनशील संयोजकता होती है। यह तत्व अपनी जो संयोजकता होते हैं वो परिवर्तनशील रखते हैं और इसी प्रमुख कारण की वजह से इन्हें हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को यह जानकारी समझ में आई कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वह संक्रमण तत्व के नाम से जाने जाते हैं। आप लोगों को यह मैटर समझ में आना चाहिए। तो यहां हम लोग देख रहे हैं संक्रमण धातु डी ब्लॉक एलिमेंट समूह नंबर 3 से लेकर समूह 13 तक, समूह 12 तक, समूह 3 से लेकर समूह 12 तक के जितने भी एलिमेंट हो जाएंगे वह संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए तो एक प्रश्न है जो आप लोगों को जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि अंतः संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है। अंतः संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है? अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको मुझे लिखकर देना है। यहां पर अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से किस तत्व के 2 कोष है और दोनों पूरी तरीके से भरे हुए हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 2 कोष की बात करें तो एक एटम हम लोग देख लेते हैं, यहां नाभिक होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहां पहला कोष और यहां हो जाएगा दूसरा कोष। अगर पहले कोष को हम पूर्ण रूप से भरना चाहें तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप लोगों को 2n² पता होगा, जहां पर हम लोगों ने पहली कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 को रखा और दूसरी कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है तो उसकी संख्या यहां पर 8 हो जाएगी। अगर हम इन दोनों कक्षकों को पूर्ण रूप से भरे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास 10 बचेंगे और यह 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर पूछते हैं 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा। तो जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होगा, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होगा वही 10 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर शामिल करेगा। यानी यहां हीलियम अगर देखें तो यह बहुत कम परमाणु क्रमांक वाला तत्व है। नियॉन को आप यहां पर समझ सकते हैं, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें 10 होते हैं। इस बात को आप लोगों को काफी अच्छे से समझना है। तो क्या यह जानकारी आप लोगों को समझ में आ रही है? आप कमेंट में इसका जवाब मुझे दीजिएगा। तो यहां सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि किसी परमाणु में तीनों कक्षाएं पूर्णतः भरी हुई है, इसका जवाब क्या होगा? तीनों कक्षाएं पूर्णतः भरी हुई है, इसका मतलब होगा पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। और अगर 18 इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करें तो 18 और यहां हो जाएगा 20 और 8 28 और 28 नंबर पर पड़ने वाले तत्वों को जिसका परमाणु क्रमांक 28 है वही एलिमेंट इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न यहां पर पूछे जा सकते हैं। चलिए सही जवाब इसका बी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी के लिए कि एक छात्र सीखता है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और इसी पैटर्न पे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। एक छात्र यह बात सीखता है कि परमाणु आकार तत्वों की परमाणु आकार एटॉमिक साइज तत्वों की परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस पर निर्भर करता है। सोडियम से आर्गन तक जाने पर तीसरे आवर्त में तत्वों की परमाणु त्रिज्या कैसे बदलती है? आप सभी लोग समझ पा रहे हैं कि कितने अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम से सीधे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात कि एक परमाणु होता है, उसमें कक्षाएं होती है, ये कक्षाएं होती है, ये बाह्यतम कक्षा। एक परमाणु के नाभिक से लेकर बाह्यतम कोष तक की दूरी, बाह्यतम कोष तक की दूरी को हम लोग परमाणु त्रिज्या के नाम से जानते हैं, एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं।
और मैंने इसका वैल्यू आप लोगों से डिस्कस किया था 10⁻⁻10 मीटर इसका वैल्यू होता है। यानी एटॉमिक रेडियस का मतलब होगा नाभिक से बाह्यतम कोश तक की दूरी, यानी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेल होती है, वहां से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस परमाणु त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। तो यह बात आप लोगों को समझ में आ गई है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि यदि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी यानी कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है, एटम का साइज भी बढ़ेगा। यदि परमाणु का आकार बड़ा है तो उसकी त्रिज्या भी बड़ी हुई होगी, और परमाणु का आकार छोटा है तो उसकी त्रिज्या भी छोटी होगी। यहां पूछा गया है, तो परमाणु आकार तत्वों की परमाणु त्रिज्या पर निर्भर करता है। आपको यहां पर जाना है सोडियम से लेकर ऑर्गन तक, यानी कि समूह 1 से समूह 18 तक जाने पर तीसरे आवर्त में जिसमें सोडियम और ऑर्गन आते हैं, तत्वों की परमाणु त्रिज्या कैसे बदलती है, तो यह आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम सोडियम टू ऑर्गन, यानी क्या एटॉमिक रेडियस या जो त्रिज्या होगी वो बढ़ती जाएगी, तो त्रिज्या बढ़ती जा रही है। तो डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि जब हम बाएं से दाईं तरफ जाते हैं, आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा, जब हम बाईं तरफ से दाईं तरफ जाते हैं तो ये तत्व अधातु तत्व होते हैं, यानी नॉन मेटेलिक एलिमेंट। और ये जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर कि हम लोग अगर ये देख ले कि अगर ये तत्व इनके पास में नंबर ऑफ सेल एक ही होती है। अगर हम लोग तीसरे आवर्त की बात करें, थर्ड एलिमेंट की बात करें, तो तीसरे आवर्त में आप लोगों को ये बात समझना है कि सोडियम से लगाकर ऑर्गन तक हम लोग देखें तो केवल 3 सेल रिक्वायर्ड होती है, 3 सेल रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 281। वही अगर हम लोग ऑर्गन की बात करें तो यहां हो जाएगा 288 यहां पर हो जाएगा 288 हो जाएगा। 3 सेल रिक्वायर्ड लग रही है, फिर भी यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो धीरे धीरे ये एटम का साइज कम होता जाता है, क्योंकि नाभिकीय बल इनका अत्यधिक होता है। तो आप लोगों को यहां पर समझना है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है यहां पर पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि हम बाएं से दाएं अगर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस कम होती जाती है, जिससे परमाणु का आकार भी छोटा होता जाता है, क्योंकि नाभिकीय बल का मान बढ़ रहा है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, ये रॉन्ग हो जाने वाला ऑप्शन है। वही अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि यहां एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम सोडियम टू ऑर्गन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब इसका होना है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर आप लोगों को हो पाया होगा कि धीरे धीरे सेल जो है छोटी होगी। इतना आपको समझना है कि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में अगर हम लोग ट्रेंड्स को देखें तो यहां जो एटॉमिक साइज होगा वो छोटा होगा। एटॉमिक साइज घटेगा, एटॉमिक रेडियस भी घटेगी, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने, बोरॉन एक अधातु है और इसे समूह 13 और अवधि यानी कि यहां पर आवर्त देके रखा है के अंतर्गत रखा गया है। बोरॉन एक अन्य तत्व के साथ कैसे बंध बना सकता है, यह आप लोगों को ध्यान से समझना है। अगर हम लोग बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें तो 1s2 2s2, अगर हम लोग देखें 1s2 2s2 2p1। क्लियर। तो अगर यहाँ पहला ऑप्शन में हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू है और यहां आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। 2 and 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन माना जाता है। 2 and 3 वही अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो 2 और 3 यानी लास्ट सेल में इसके पास बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉनों से ये बॉन्डिंग करना चाहेगा। तो हम लोग देखेंगे कि क्या 5 इलेक्ट्रॉन साझा करके, नहीं देखिए 5 इलेक्ट्रॉन साझा नहीं होंगे, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन टोटल है, पर यहां पर साझा केवल और केवल संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के का ही होगा। तो यहां 5 इलेक्ट्रॉन साझा नहीं होंगे, क्या 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके या 1 इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख पा रहे हो, क्योंकि अंतिम कोष में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का ही साझेदारी संभव हो पाता है। तो यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इन्हीं प्रश्नों को सभी स्टूडेंट्स के द्वारा छोड़कर आया जाता है, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम्स में समझ में नहीं आते हैं। आप इन्हें आज बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग टारगेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के सामने कि समूह में नीचे जाने पर धात्विक गुण क्रमशः क्या होगा। मैंने आपसे ये कहा है कि जब हम बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो अधातुएं ज्यादा आती है और अधातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना यानी कक्षाओं की संख्या वहां बराबर रहती है, पर जो एटम का साइज है वह छोटा हो जाता है।
बाएं से दाईं तरफ जाने पर यानी लेफ्ट टू राइट जब हम अक्रॉस द पीरियड बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी, वही एटम का साइज भी डिक्रीज करेगा। एटम का साइज यानी कि परमाणु का आकार। अब परमाणु का आकार जब बाएं से दाएं जाने पर घट रहा है तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। वही धात्विक गुण की बात करें तो बाईं तरफ मोस्टली मेटल्स प्रेजेंट है। आप अगर एस ब्लॉक और डी ब्लॉक को हम लोग देखें तो सभी धातुएं शामिल है, और एस ब्लॉक में समूह नंबर 1 और समूह नंबर 2 में सभी धातुएं हैं। तो आप लोग यहां पर देखोगे कि अगर हम बाएं से दाईं तरफ जाएं तो धात्विक गुण घटता है, वही अगर हम ऊपर से नीचे आ जाएं तो धात्विक गुण बढ़ता है, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा। तो यहां हम लोग देख लेते हैं कि धात्विक गुण का क्रम क्या होगा। तत्व में नए को जुड़ने पर यह होगा, नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूर जाने पर यह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख लीजिए। जब हम ऊपर से नीचे आते तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, और एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी, और इन इलेक्ट्रॉन की संख्या को रखने के लिए कोशों की संख्या भी बढ़ेगी, और कक्षाओं की संख्या जब बढ़ती है तो एटम का साइज भी बड़ा हो जाएगा। एटम का साइज भी बड़ा हो जाएगा। इस बात को आप लोगों को समझना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों, यहां पर आवर्त लिखा हुआ है, आवर्तों के साथ संयोजकता की प्रवृत्ति क्या होनी है। संयोजकता यानी वैलेंसी। आवर्त में, एक ही आवर्त में अगर हम संयोजकता की बात करें तो मान लीजिए सोडियम है, पहले आवर्त में सोडियम की संयोजकता 1 मानी जाती है। आप जब दूसरे आवर्त में जाओगे तो दूसरे, आप इसी आवर्त के ग्रुप नंबर 2 में जाओगे दूसरे मेटल में, तो यहां संयोजकता 2 मिलेगी, तीसरे में 3 मिलेगी, अगले में 4 मिलेगी। इस प्रकार ये चलता रहता है, और यहां पहले संयोजकता बढ़ती है और फिर घटती है। पहले इंक्रीज करेगी देन डिक्रीज करेगी। आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो संयोजकता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, यह दाएं से बाएं पर घटती है, यह बढ़ती है और फिर घटती है। पहले बढ़ती है और फिर घटती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में वैलेंसी या संयोजकता पहले बढ़ेगी और फिर घटती है। यह बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के लिए, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर बढ़ता है। आज के सेशन में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, आप अच्छे से इन्हें रिवाइज करें। बार बार आप लोगों को मुझे बोलने में आ रहा है कि आप अच्छे से इन प्रश्नों पर ध्यान दें। यह क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन है यहां पर कि अगर हम आवर्त में परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर बढ़ता है, क्योंकि अगर परमाणु के आकार की बात करें तो मैंने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि नीचे की तरफ जाते तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है। उसका कारण क्या होगा? क्या नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है? क्या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है? कोषों की संख्या बढ़ जाती है। ये कोषों की संख्या क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर इंक्रीज कर जाएंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां क्या कर जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। ये आप लोगों को समझना है। तो कोषों की संख्या बढ़ जाने का प्रमुख कारण है इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाना, क्योंकि परमाणु क्रमांक भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक तत्व अधिक विद्युत धनात्मक माने जाते हैं? विद्युत धनात्मक का मतलब होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करे। इस बात को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले एलिमेंट सभी एस ब्लॉक्स में शामिल होते हैं, यानी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। एस ब्लॉक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एस ब्लॉक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप सभी को मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को शामिल किया गया है, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग समझ लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हैलोजन को स्थापित किया गया है? हैलोजन यहां पर क्या होते हैं? देखिए अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। हैलोजन का मतलब होगा ऐसे तत्व जो नमक बनाने में, जो नमक का निर्माण करने में या नमक बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। नमक बनाने में सहायक तत्वों को हैलोजन तत्व के नाम से जाना जाता है। वही अगर हम लोग डिस्कस करें तो समूह नंबर 17 यानी वर्ग 17 के एलिमेंट, वर्ग 17 के सभी तत्वों को हैलोजन तत्व कहा जाता है।
इस तत्व में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सभी तत्वों को शामिल किया गया है, तो हैलोजन समूह 17 को हम लोग मानते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोगों ने 18 को देखा तो इसे शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप लोगों को क्लियर कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है? आप सभी को इसका जवाब देना है। किस तत्व की संयोजकता शून्य मानी जाती है? तो यहां ऑप्शन देके रखा है लिथियम, बेरिलियम, हीलियम और फ्लोरीन। अगर हम लोग लिथियम की बात करें तो संयोजकता हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 1 हो जाएगा। बेरिलियम की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम यानी बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, 2n2, तो यहां वैलेंसी 2 मानी जाएगी। वही अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और पहली सेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाते हैं, अर्थात इसके अंदर जो संयोजकता हो जाएगी वह शून्य हो जाएगी। और वही फ्लोरीन को अगर हम देख लें तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, यानी 2 एंड 7 इसका करेक्ट है, तो यहां 7 में -1 वैलेंसी हो जाएगी। सही जवाब हमारा हीलियम हो जाएगा। वैसे आप सभी को यह पता होगा कि अक्री गैसेस, सभी इनर्ट गैसेस जो अपने अंदर वैलेंसी को 0 रखती हैं, इसका प्रमुख कारण होता है इनकी संयोजकता शून्य होती है, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है। तो यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के लिए। 13 को आप देखिएगा ध्यान से कि इनमें से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में शामिल है? आप लोगों को यह जानकारी भी होना आवश्यक है। आप सभी वर्ग को बहुत अच्छे से समझ लें कि किस एक वर्ग में, एक ही वर्ग में आने वाले एलिमेंट को बताना है। तो अगर हम लोग देखें नियॉन, आर्गन एंड मैग्नीशियम, नियॉन और आर्गन हम देखें तो समूह नंबर 18 से बिलोंग करते हैं। वही अगर मैग्नीशियम की बात करें तो यह ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, तो यहां हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यहाँ हीलियम 18 से। वही अगर हम लिथियम, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2, यहाँ ग्रुप नंबर 1, पोटेशियम भी अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी हमारे लिए रॉन्ग है। हाइड्रोजन यहाँ लिथियम और मैग्नीशियम यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 से है और हाइड्रोजन यहाँ ग्रुप नंबर 1 से। वही कैल्शियम भी चेंज हो जाएगा, तो कैल्शियम भी ये शामिल हो जाएगा। ग्रुप नंबर अगर डी देखें तो हम लोग डी ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यह सभी तत्व वर्ग 1 में शामिल होते हैं। और वर्ग 1 में शामिल तत्वों को की जानकारी आपको होनी चाहिए। यहां पर हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद सोडियम, यहां पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। इस तरीके से सारे जो वर्ग होते हैं उनमें आने वाले सभी एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, सभी तत्व शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने। सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? आप सभी को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप सभी अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार देख लीजिएगा। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? मैंने आपसे समझाया था कि जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ती है पर कक्षाओं की संख्या वही रहती है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु का जो नाभिक, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, उसमें नाभिकीय बल का मान भी बढ़ता है। ये न्यूक्लियर फोर्स जब बढ़ जाएगा तो इस न्यूक्लियर फोर्स के बढ़ने के कारण होता यह है कि जो नाभिक, जो कक्षाएं होती है नाभिक के बाहर, वो श्रिंक होकर पास में आ जाती है, जिससे नाभिक का आकार या परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, वही परमाणुविक त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज करेगी। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटेगा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के सेशन में और सभी आवर्तता के जो प्रवृत्तियां हैं या गुण हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। पूछा गया कि इनमें से कौन एक धातु के संबंध में सत्य है? एक मेटल के प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप लोगों को यहां पर सही जानकारी देना है। क्या यह इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखती है? तो सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग सकती हैं, यह आप लोगों को समझ में आना चाहिए। यहां पर क्या विद्युत धनात्मक होती है? तो यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन को दान करके विद्युत धनात्मक तत्व बना लेती हैं, यह आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्या इनके बाह्यतम कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी और सी भी सही है। इनमें से सभी प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होना है।
देखिए यहां पर सभी आप लोगों को नोट्स जब बना रहे हो ना, तो नोट्स में धातुओं के यह 3 विशेष गुण आप लोगों को लिख लेना है कि क्या धातुएं इलेक्ट्रॉन को आसानी से दान कर सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। यहां धातु इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मानी जाती है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कब आती है, जब कोई तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान कर दे। और वही अगर हम लोग देखें तो इनके लास्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इस बात को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो यहां ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न के लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से क्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, वही समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ने से ही रॉन्ग होते हैं। पूछा गया है कि आवर्त सारणी में इनमें से क्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। अगर हम लोग घटने की बात करें तो धात्विक गुण अगर हम लोग देखें तो धातुएं सभी बाएं भाग पर मौजूद होती है, और यही अगर हम बाएं से दाईं तरफ जाएं, जैसे आप लोगों ने वर्ग 1 में सोडियम को पढ़ा होगा, मैग्नीशियम को पढ़ा होगा, तो वही पोटेशियम भी वर्ग 1 में शामिल होती है, कैल्शियम वर्ग 2 में शामिल होती है। तो यहां हम सभी ने देखा कि जितनी भी धातुएं हैं वो बाएं भाग में शामिल है, और दाएं भाग में अधातुएं शामिल होती है। तो यह बात भी आप लोगों को क्लियर होना है। तो धात्विक गुण पहले घटता है बाएं से दाएं जाने पर, और समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। यह बात आप लोगों को यहां पर सत्य हो रही है। क्या परमाणु का आकार, तो परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर घटेगा, वही ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। तो यहां तो कुछ बात अलग कही गई कि बाएं से दाएं जाने पर घटता है, तो यह बात भी सही है। परमाणु क्रमांक बाएं से दाएं जाने पर घटता है, और वही ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। परमाणुवी त्रिज्या, अगर आकार बाएं से दाएं जाने पर घट गया तो परमाणुवी त्रिज्या का मान भी घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। यानी यहां पर पूछा गया है कि इनमें से सभी इस प्रश्न का सही जवाब होने वाले। काफी अच्छे क्वेश्चन है जो आप लोग देख पा रहे हैं। आप सभी एग्जाम्स में इन क्वेश्चन को जरूर देखोगे, तो यहां आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट्स बना के चलना है, और नोट्स बनाते बनाते हर दिन आप लोगों को एक समय निकालना है, और इस शेड्यूल में आप लोगों को इसे अच्छे से पढ़ना भी है। देखिए बिना प्लान के कोई भी काम किया गया वहां सफलता नहीं मिलेगी। आपको पढ़ाई भी बहुत अच्छे से प्लान करके करना है। प्लान ऐसा नहीं कि हम लोग शेड्यूल बना ले और उस शेड्यूल में हम लोगों ने जो शेड्यूल बनाया उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे, कि हमारे शेड्यूल में केवल 2 घंटे पढ़ाई करना लिखा है तो हम 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। देखिए पढ़ाई जब इच्छा होती है तब कीजिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई शेड्यूल नहीं होता है, पर प्लान होना जरूरी है कि मुझे कल पढ़ना है। प्लान होगा तभी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। जब इच्छा होती है तब पढ़ाई कीजिए, और यही पढ़ाई का एक रूल होता है। ऐसे शेड्यूल बनाकर आप लोगों को नहीं पढ़ना है कि शेड्यूल बना लिया, केवल प्लानिंग करना है कि मुझे कल पढ़ना है, और कब पढ़ना है ये आपको भी नहीं पता होना चाहिए। तो शेड्यूल बनाकर पढ़ना और बिना शेड्यूल के पढ़ना, इन दोनों में यह फर्क है कि केवल प्लान कर लो कि मुझे कल पढ़ना है। अब वो शेड्यूल अगर 6 घंटे की पढ़ाई का है तो आप उसे 8 घंटे में भी प्लानिंग के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही हम आशा कर रहे हैं कि आप काफी अच्छे से मेहनत कर रहे हो आज, और आज की गई मेहनत एक दिन, ये दिन जरूर बदलेगी, क्योंकि आज मेहनत करेंगे कल अच्छे दिन जरूर आएंगे। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आज आपको इस टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला में यही प्रश्न नजर आएंगे, क्योंकि एग्जाम्स में इनका वेटेज काफी ज्यादा होता है और आवर्त सारणी से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहां पर पूछा गया है कि बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। रॉन्ग बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है, ये आप लोगों को बताना है। क्या बाएं से दाएं जाने पर धात्विक प्रकृति घटती है? तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य था, पर हमें यहां पर एक फॉल्स स्टेटमेंट को देखना है, असत्य कथन को। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम लोग देखें तो संयोजकता पहले बढ़ती है और फिर घटती है। चलिए इसको हम लोग पेंडिंग रख लेते हैं। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। देखिए यह बात बिल्कुल गलत होने वाली, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागते हैं। अगर हम लोग बाईं तरफ रहने वाले एलिमेंट को देखें तो ये तत्व विद्युत धनात्मक होते हैं, और इनमें धन आवेश इसीलिए आता है क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं।
तो दाईं तरफ मौजूद, दाईं तरफ उपस्थित सभी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आसानी से दान नहीं किया जाता, परंतु ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो यहां हम लोग देख रहे हैं और आखिरी में दिया गया कि इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य होता है, क्योंकि जितनी भी अधातुएं होती हैं उन अधातुओं के ऑक्साइड या नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के ही होते हैं। वही अगर हम लोग धातु के ऑक्साइड की बात करें तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के माने जाते हैं। तो यह जानकारी आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होना है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने, आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक्स में बांटा गया है, यह आप लोगों को बताना है। ब्लॉक का मतलब यहां पर आप लोगों ने 4 प्रकार के ब्लॉक को पढ़ा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जब हम लोग कहते हैं कि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में प्रवेश करता है या जिस सबसेल में प्रवेश करता है, उसे ही हम लोग उस ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। मान लीजिए मैं आपको एक एलिमेंट लेता हूं फास्फोरस, और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो अभी हमें नहीं पता है कि फास्फोरस किस ब्लॉक का एलिमेंट माना जाएगा। तो यहां हम लोग देख लेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3s2 से यहां पर हम लोग पहुंच जाते हैं 12 नंबर पर, और हमें चाहिए 15। तो यहां पर 3p3 हो जाएगा, 3p3 हो जाएगा। आप सारे इलेक्ट्रॉन को एक बार काउंट कर लीजिएगा, 6 और 4 10, 10 और 5 15। अब आप देख पा रहे हो कि यहां फास्फोरस का अंतिम इलेक्ट्रॉन p सब सेल में एंट्री कर रहा है, और p सब सेल में एंट्री करने के कारण फास्फोरस को p ब्लॉक का एलिमेंट भी कहा जाता है। फास्फोरस को p ब्लॉक का एलिमेंट। आप हाइड्रोजन को ले सकते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। तो यहां इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो s ब्लॉक में जा रहा है, इसलिए हाइड्रोजन s ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, समूह नंबर 1। इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। तो आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी। तो टोटल मिलाकर यहां पर कुल मिलाकर 4 ब्लॉक बनते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, आवर्त सारणी में कुल गैस तत्व कितने होते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, और इस तरीके के वन लाइन फैक्ट वाले क्वेश्चन मैंने अभी इस सेशन में कम ही रखे हैं, ताकि आपको एक अच्छा लेवल पढ़ने को मिले और अच्छे से हम लोग इन चीजों को समझ लें। क्योंकि हमारा टारगेट क्वेश्चन को अच्छे से, इजी क्वेश्चन को समझ लेना नहीं है, वरन हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें उन क्वेश्चन को टारगेट करना है जो हमें समझ नहीं आते। क्योंकि एग्जाम्स आपको वैसे ही क्वेश्चन दिखाता है जो हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं। तो इस सेशन में, इन सभी सेशन में हम लोग टॉप जो 20 क्वेश्चन है उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, जो हर एक चैप्टर से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर पूछा गया कि कुल कितनी गैसेस है। अगर हम गैसों की बात करें तो आप सभी ने यहां पर पढ़ा होगा, जो समूह 18 होता है, इस समूह 18 में आप लोगों को यहां पर हीलियम, इसके बाद में हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी गैसेस है। तो यहां ओवरऑल हम लोग देखें तो 6 गैसें यहां पर प्रेजेंट हो गई, और 6 गैसों के अलावा अगर हम लोग देखें तो आप और भी हाइड्रोजन एक गैस को ले सकते हो। हाइड्रोजन के बाद में ऑक्सीजन है, यहां पर नाइट्रोजन को भी शामिल करेंगे, फ्लोरीन हो गया है ना, क्लोरीन हो गया। तो इस प्रकार और भी आप लोग गैसेस को देख सकते हैं। तो 3 और 2 5, यानी कि 6 और 5 11, कुल मिलाकर यहां पर 11 गैसें इंक्लूड की जाती है, जो आप लोगों को याद रखना है। अब एग्जाम में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आवर्त सारणी में कितनी धातुएं हैं, कितनी अधातुएं हैं, कितनी उपधातुएं हैं। तो अगर हम लोग धातु तत्व की बात करते हैं तो यहां पर 91 एलिमेंट माने जाते हैं। वही अगर हम लोग अधातु तत्व की बात करें तो अधातु तत्व माने जाते हैं यहां पर ओवरऑल 20। और वही अगर हम उपधातु की बात करें, जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण होते हैं, तो इनका जो टोटल नंबर माना जाता है वो कितना हो जाएगा, 7, जो इन दोनों के बीच में बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न, बहुत ही वन लाइन फैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो अभी मैं इस सेशन में नहीं रख रहा हूं, क्योंकि हमें टॉप 20 क्वेश्चन के 5 पार्ट को लेकर 100 ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करना है जो एग्जाम्स में बने। ठीक है, तो मेरा टारगेट आपको समझ में आ जाए वो नहीं है, मेरा टारगेट है जो हमें एग्जाम समझाएगी वो होना है। चलिए, तो यहां हम लोग देख लिया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो काफी इजी क्वेश्चन है। तो आज के इस टॉप 20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जो आप देख पा रहे हैं।
यहां पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक 7th ए का तत्व है। अब आप 7th ए की अगर हम लोग बात करें तो 7th ए किस ग्रुप को कहा जाता है, तो यहां पर इस ग्रुप का नाम हो जाएगा 17 और इसी 17 ग्रुप को हम हैलोजन समूह के नाम से भी जानते हैं। और इस समूह के अंदर हम लोगों ने सभी ऐसे तत्वों को रखा गया है जो नमक बनाने में, जो लवण के निर्माण में सहायक माने जाते हैं। वही अगर हम लोग देखें कि अगर वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात करें तो यहां इन वर्ग 1 और वर्ग 2 को फर्स्ट ए और सेकंड ए के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग यहां वर्ग 13 को डिस्कस करें तो वर्ग 13 थर्ड ए होता है। वर्ग 14 अगर हम लोग देखें तो ये फोर्थ ए होता है। अगर वर्ग 15 को देखें ये फिफ्थ ए होता है। वर्ग 16 को देखें सिक्स्थ ए यहां पर होगा। वर्ग 17 को देखें तो यहां पर 7A होगा और वर्ग 8 को देखें तो वर्ग 8 यहां पर हो जाएगा, जिसे हम लोग जीरो ग्रुप भी बोल सकते हैं। यहां वर्ग 8 ना बोलते हुए आप इसे जीरो ग्रुप भी बोल सकते हैं। कि जीरो ग्रुप किसे कहेंगे, तो जीरो ग्रुप कहेंगे ग्रुप नंबर 18 को। ये हम लोगों ने 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 को डिस्कस किया। अगर हम लोग देखें कि ग्रुप नंबर 3 को हम लोग क्या कहेंगे, तो ग्रुप नंबर 3 यहां पर ग्रुप नंबर 11 सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रुप नंबर जो 11 होता है, 18 ग्रुप की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ग्रुप नंबर 11 को हम यहां कहेंगे फर्स्ट बी। ग्रुप नंबर 12 यहां सेकेंड बी। ग्रुप नंबर 3 को हम थर्ड बी के नाम से जानते हैं। ग्रुप नंबर 4 को फोर्थ बी के नाम से जानते हैं। ग्रुप नंबर 5 को हम फिफ्थ बी के नाम से जानते हैं और ग्रुप नंबर 6 को सिक्स्थ बी के नाम से जानते हैं। ग्रुप नंबर 7 को सेवंथ बी के नाम से जानते हैं। ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10 को हम यहां जानेंगे 8th बी के नाम से। आप सभी इसमें 8th बी को शामिल कर लेंगे। 8, 9, 10 आप लोगों के सामने मैंने टोटल 18 ग्रुप यहां पर लिखे हैं और इन 18 ग्रुप को आप सभी को नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा। आप चाहे तो यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इन्हें बाद में पढ़ सके। तो आप सभी के लिए ये शानदार सेशन रहा। आज के टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए तो बारी है आपके होमवर्क क्वेश्चन की, जो आप लोगों को बताना है। बहुत कम बच्चे हैं जो सेशन को देखते जरूर है पर होमवर्क का आंसर नहीं देते हैं। तो आप सभी से एक अनुरोध है, आपको कमेंट बॉक्स में जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। आप सभी का आंसर दीजिएगा और कुछ अच्छी बातें कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। अंतिम प्रश्न जो आपके लिए, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व कहां पाए जाते हैं? एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में? अभी इस सेशन में मैंने इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। अगर आपने ध्यानपूर्वक इस सेशन को देखा है, ज्वाइन किया है, तो आप इस प्रश्न का जवाब जान चुके होंगे। तो चलिए आज का यह सेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।